जी, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। इसमें हम जो है वो अब देखेंगे कि हमारा अगला टॉपिक जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले जो लिविंग वर्ल्ड इन टाइम है, इसके बारे में एक बात ज़हन में रखिए कि ये टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये चीज़ पता लगानी होती है कि कोई भी टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो ज़हन में रखिएगा कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ टिल नाउ द रिकॉर्ड ऑफ अर्थ and life with respect to time is known as। अच्छा, अब जरा ये टर्म गौर से देखिएगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। याद रखिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अर्थ। अब बिगिनिंग ऑफ अर्थ से क्या मुराद है? उससे मुराद ये है, एक खास स्केल हम यूज किया करते हैं, हम उसको कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब क्या है कि ज़मीन के शुरू से देखें। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जब हम लाइफ से रिलेट करते हैं ना, तो वो और चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन वैसे आप ये बात अपने जहनों में रखें कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अगर लाइफ से रिलेट ना भी किया जाए, तब भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहाँ से शुरू होता है? तब भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम दी बिगिनिंग ऑफ अर्थ टिल मॉडर्न टाइम। मतलब आप कह लें कि आपके पास, आपको मैं एक फिगर बताता हूँ, तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स जो हैं, बिलियन ईयर्स, ये है अर्थ की एज। ठीक है, बिलियन ईयर्स। और जो लाइफ की एज है वो है 3.5 बिलियन ईयर्स। ये लाइफ की एज है। अब जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं तो हम एक्चुअली किसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं? हम एक्चुअली अर्थ की हिस्ट्री पढ़ते हैं। अब आइए अगले पॉइंट पे कि जो हम अर्थ की हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हमारा जो पर्पस होता है वो ये होता है कि अर्थ की हिस्ट्री को इस तरह पढ़ा जाए कि उसके साथ हम क्या शामिल कर लें, हम टाइम को शामिल कर लें। यानी अर्थ कब जो है वो, हमारे ख्याल में बिग बैंग के बाद अर्थ अपनी जो फॉर्म में कब आई, उसके बाद उस पर कौन कौन से दौर गुजरे, कब अर्थ पर जलजले आए, कब अर्थ पर जो है वो टूट फूट हुई, कब जो है वो अर्थ अपनी ऐसी सूरत हाल में आई कि उसके ऊपर लाइफ पॉसिबल होती। तो ये सारा जो टाइम है, पूरी अर्थ की स्टडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या कहलाता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और इसको इन शॉर्ट हम कहते हैं जीटीएस। इसको इन शॉर्ट हम जीटीएस कहते हैं, यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, इसमें जब हम ऑर्गेनिजम्स ऐड कर देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। याद रखिए, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम का मतलब यही है कि अर्थ के टाइम से आप रिलेट कर रहे हैं किसको? लिविंग थिंग्स के टाइम को, अर्थ के टाइम से आप रिलेट कर रहे हैं। तो अब देख लीजिए, आपके पास अर्थ का टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। जी बेटा, ये सब कुछ ठीक है, क्लियर है? आप लोगों के सामने नजर आ रहा है आप लोगों को? ओके है ना? आवाज वगैरह ठीक है? ओके, सो अब वापस आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जी। अर्थ जो है वो कब स्टार्ट हुई? अर्थ जो है वो अपने फॉर्म में, जब वो बिग बैंग हुआ और उसके बाद उसकी फॉर्मेशन हुई। हमारा रिकॉर्ड कहाँ तक है? हमारा रिकॉर्ड ये कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपकी बुक के मुताबिक क्या लिखा हुआ है? आपकी बुक के मुताबिक फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है 3000 मिलियन ईयर्स अगो, जबकि मैंने आपको क्या फिगर दिया है? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 3000 मिलियन ईयर्स का एक्चुअली मतलब क्या है? 3000 मिलियन ईयर्स का मतलब है 3 बिलियन ईयर्स। ठीक है, तो आप इसको 3.5 बिलियन ईयर्स कर दें, मॉडर्न बुक्स में यही फिगर मिलता है। तो अब देखिए कि सबसे पहली बात जो आपको यहां पर फील होगी वो ये है कि अर्थ की फॉर्मेशन से लेकर पहली लाइफ की फॉर्मेशन तक कितने अरसे का फर्क है? 1.1 बिलियन ईयर्स। तकरीबन अर्थ की फॉर्मेशन से लेकर 1.1 बिलियन ईयर्स के बाद ऐसा टाइम आया कि अर्थ के ऊपर पहली लाइफ बनती। उससे पहले कोई भी टाइम ऐसा नहीं था कि अर्थ के ऊपर प्रॉपर लाइफ की फॉर्मेशन होती।
यानी आपको लिविंग वर्ल्ड इन टाइम ये टॉपिक आपको क्या बताना चाह रहा है? ये टॉपिक आपको ये बता रहा है कि अर्थ के बनने के बाद जो पहली लाइफ थी वो अर्थ की बर्थ के बाद 1.1 बिलियन ईयर्स के बाद जाकर पहली लाइफ वजूद में आती है। ठीक है, पहली लाइफ के वजूद में आ जाने के बाद अब आप देखिए, ये देखें, अब आपने क्या किया है, सॉरी यहां नहीं, अब आप जो है वो आपने अर्थ को इन टाइम स्केल्स में डिवाइड कर दिया। याद रखिए अर्थ को आप इन टाइम स्केल्स में डिवाइड करते हैं। ये टाइम स्केल कहां से स्टार्ट हो रहा है? 3000 मिलियन ईयर्स को। 3000 से आप ऊपर की तरफ आते हैं, 3000 से ऊपर की तरफ आएंगे तो 2000 मिलियन ईयर्स यानी 2 बिलियन ईयर्स। ठीक है, ये एक टाइम है। फिर उसके बाद 600 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स, 440 मिलियन ईयर्स, ये सारे टाइम यूनिट्स हैं। हमने पूरी अर्थ के टाइम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे अब मैं आपको बताता हूं पूरी अर्थ के टाइम को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे बड़ा यूनिट आपको पता है ना, टाइम का आमतौर पे क्या यूनिट होता है? जब हम अपना टाइम गिनते हैं तो हमारे टाइम का यूनिट क्या होता है? हम आमतौर पे आवर्स या मिनट में काउंट करते हैं ना अपना टाइम। ठीक है, 1 घंटा, उस घंटे में जो है वो 60 मिनट है, उस 60 मिनट में 60 सेकंड है, 60 सेकंड है। ठीक है, इसी तरीके से हम अर्थ के टाइम को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस 1 घंटे को आप ले आते हैं 1 दिन में, 1 डे में, ये भी एक टाइम है। फिर उसके बाद आप उस 1 दिन को आप कितने दिनों में ले जाते हैं? आप 1 वीक के 1 यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। फिर आप उस ज्यादा सारे वीक को मिलाकर कितने उसमें डिवाइड कर देते हैं? आप कर देते हैं मंथ में, उनको मंथ में इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, और ज्यादा सारे मंथ्स को मिला के आप किसमें इकट्ठा कर देते हैं? ईयर में। जी, इससे आगे कोई यूनिट होता है टाइम का? टाइम का इससे आगे कोई यूनिट बनता है? जी, इससे पहले एक और बनता है, डेकेड। डेकेड कितना होता है? जी, और उसके बाद बनता है सेंचुरी। अब देखिए टाइम को हमने इतने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, ये टोटल कितना अरसा बन गया? 100 साल की 1 सेंचुरी हो गई। अब उसके बाद एक और भी होता है, मिलेनियम। फिर मिलेनियम में भी हम जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए टाइम को हमने छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन अर्थ के टाइम के लिए हम ये वाले यूनिट्स नहीं यूज करते। अर्थ का टाइम टोटल कितना है? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो अगर हम अर्थ को थाउजेंड्स में भी लेकर जाएंगे ना, तो अर्थ का टाइम पीरियड बहुत लंबा बन जाता है। अर्थ का टाइम पीरियड अगर थाउजेंड्स में भी जाता है तो ये भी बहुत लंबा बन जाता है। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं? हम अर्थ के टाइम पीरियड को बिलियन और मिलियन के यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। बिलियन और मिलियन के यूनिट्स में जो पहला यूनिट होता है, जी, बिलियन और मिलियन के यूनिट में जो पहला यूनिट होता है दैट इज नोन एज ईयन। जी बेटा, अपने माइक ऑफ करें। ये मोहम्मद आसिफ कौन है बेटा? आते ही अपने माइक ऑफ कर दिया करें। जी, अब आप ये देखिए कि बिलियन और मिलियन ईयर्स के टाइम यूनिट्स में पहला टाइम यूनिट कहलाता है ईयन। ये सबसे बड़ा यूनिट है। जैसे अभी तक हमने जो काउंट किया अपने टाइम का वो क्या था? मिलेनियम। ये सबसे बड़ा यूनिट है। उसके बाद उससे भी बहुत बड़ा बिलियन ईयर्स का सबसे बड़ा यूनिट होता है ईयन। फिर उसके बाद अगला यूनिट आता है जिसको हम कहते हैं इरा। फिर उससे छोटा यूनिट आता है जिसको हम कहते हैं पीरियड। फिर उससे भी छोटा यूनिट आता है जिसमें पीरियड को डिवाइड करते हैं हम, वो होता है EPOCH, इपॉक। ठीक हो गया? ईयन, इरा, पीरियड, इपॉक, ये 4 जो बड़े बड़े टाइम पीरियड्स हैं, इसमें हम अपनी अर्थ के टाइम को डिवाइड करते हैं। अब आइए इस रूल को अप्लाई करते हैं इस टेबल के ऊपर। इस टेबल के ऊपर जब आप इस रूल को अप्लाई करते हैं तो जरा गौर करें, आपको कितने इराज नजर आ रहे हैं? यहां पर आपको टोटल इराज नजर आ रहे होंगे। सीनोजोइक इरा, फिर उसके बाद मीसोजोइक इरा, पेलियोजोइक इरा और प्रोटेरोजोइक इरा। 4 इराज हैं। ठीक है, यानी इस वक्त आपके सामने जो टेबल है उसमें ईयन उन्होंने डिस्कस नहीं किया हुआ। याद रखिए इस टेबल में 2 चीजें नहीं है।
इस टेबल में इयॉन भी एब्सेंट है और इस टेबल में इपॉक भी एब्सेंट है। आपको इस टेबल को उन्होंने सिर्फ किस हद तक समझाया है, इस टेबल को उन्होंने आपको सिर्फ इस हद तक समझाया है कि आप इरा और पीरियड को समझ लें। तो आपके सामने ये 4 इराज हैं, ठीक है। इन 4 इराज को आगे पीरियड में डिवाइड किया गया। देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये जो आपको पेलियोजोइक इरा के नीचे जितनी हेडिंग्स नजर आ रही हैं, ये सब के सब पीरियड्स हैं और इन सब पीरियड का ये टाइम पीरियड है, यानी फलां टाइम पीरियड कितनी देर के लिए रहा। अब देखिए, ये कैम्ब्रियन पीरियड है। कैम्ब्रियन पीरियड जो है वो 600 मिलियन ईयर्स अगो था और ऑर्डोविशियन कब स्टार्ट हुआ, 500, यानी कैम्ब्रियन पीरियड टोटल कितना अरसा रहा, 100 मिलियन ईयर्स के लिए। इसी तरीके से आप देखिए साइल्यूरियन, ये 440 है। अगर ये 440 है तो ये ऑर्डोविशियन जो है ये कितने अरसे के लिए रहा, अब देखें, ये रहा टोटल 60 मिलियन साल के लिए। उसके बाद डिवोनियन आ गया, ठीक है। तो अब जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है, नए से नया इरा स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो हमें पता लग गया कि इनकी हकीकत क्या है। इस वाले टेबल की हकीकत हमें पता लग गई। इस कॉलम की हकीकत ये है कि इस कॉलम में इराज मौजूद हैं और पीरियड्स मौजूद हैं और उन पीरियड्स का टाइम दिया हुआ है कि फलां पीरियड किस टाइम स्टार्ट हुआ और फलां पीरियड किस टाइम स्टार्ट हुआ। ओके, ये तो जो है वो हमें पता लग गया, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं अगली बात के ऊपर। जी बच्चे, उससे पहले मुझे बताइए, यहां तक समझ आ गई बात? जी जी, जरूर जरूर। सर ये सारा वो टेबल याद करना पड़ेगा? नहीं बेटा नहीं, आपको ये सारा टेबल याद नहीं करना पड़ेगा। आपका ये जो टेबल है इसमें एमसीक्यू ज्यादातर आते हैं। आपके ये जो होते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन इस टेबल में से आपको नहीं आते। एमसीक्यू भी कभी कभी आते हैं, मैंने पास्ट पेपर्स में देखे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अदरवाइज ये टेबल इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे, मैंने पहले भी पूछा था, अब फिर पूछ रहा हूँ, ये मोहम्मद आसिफ कौन है? असद, ये असद तो नहीं है, क्योंकि हमारा 5वां स्टूडेंट वही है। जी असद, ये अपना माइक ऑन करें, मोहम्मद आसिफ जिनका अकाउंट का नाम है। तो माइक क्यों नहीं ऑन कर रहा? चलें बहरहाल, ठीक है। सो अब आइए, आपको ना ये सारे याद नहीं करने, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये आर्टिकल मैं समझा रहा हूँ, ये कोई भी टीचर इसके ऊपर जोर नहीं लगाता। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये आर्टिकल, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक बात पहुँच जाए। अब देखिए, अगली बात आ जाती है कि भाई साइंसदानों को कैसे पता लगा कि कैम्ब्रियन पीरियड 600 मिलियन साल पहले था, ऑर्डोविशियन उसके बाद आया, यानी उससे जल्दी आ गया। ये जो सारा है, ये किस तरफ जा रहा है? ये सारा टाइम पीरियड जा रहा है मॉडर्न टाइम की तरफ, यानी हमारे टाइम पीरियड की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे आप इस टेबल में ऊपर की तरफ आते जाएंगे, मॉडर्न टाइम पीरियड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम पीरियड की तरफ अप्रोच करने का मतलब ये है कि ये अगर कैम्ब्रियन है तो ऑर्डोविशियन उससे मॉडर्न है, साइल्यूरियन उससे मॉडर्न है, डिवोनियन उससे मॉडर्न है, और होते होते टर्शरी, क्वार्टरनरी, और इसके बाद एक मॉडर्न भी आता है, ठीक है, मॉडर्न भी आता है इसके बाद। सो याद रखिए। अब अगला सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था वो ये था कि साइंसदानों को कैसे पता लगा कि कैम्ब्रियन जो है वो 600 मिलियन साल पहले था। उससे साइंसदानों को इस बात का अंदाजा कैसे हुआ? जी, कोई इसका जवाब देना पसंद करेगा? अच्छा जी, फॉसिल फ्यूल की कार्बन डेटिंग से। जी बात ठीक है आपकी। इसमें जो है वो मैं अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ। देखिए, जब हम अर्थ को देखते हैं ना, तो अर्थ को जब हम जिस टाइम देखते हैं तो अर्थ के बारे में हमारी जो साइंस कहती है वो ये कहती है कि अर्थ जिस जगह से डिस्टर्ब नहीं हुई, उस जगह पर अगर पहाड़ को देखा जाए तो वो पहाड़ कई लेयर्स में डिवाइडेड होगा। जी ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की जो डायग्राम है वो आपके सामने बनी हुई है। इसमें देखिए, यहां से यहां तक इन्होंने पेलियोजोइक इरा दिखाया है। पेलियोजोइक इरा कौन सा? अपनी बुक खोलें, पेलियोजोइक इरा ये वाला है जिसमें आपके ये वाले सारे पीरियड हैं। अब इस डायग्राम का क्या मतलब है? ये एक ऐसा पहाड़ है, ये वाला पूरा, ये एक ऐसा पहाड़ है जिस पहाड़ के अंदर अर्थ की डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं। याद रखिए, जितने एरिया को हमने डिस्टर्ब कर दिया है ना, उन एरियाज में ये वाली लेयर्स नहीं बनी हुई होंगी।
जिन एरियाज को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, हमें सिर्फ ये लेयर्स किन एरियाज में मिल सकती हैं, सिर्फ उन एरियाज में मिल सकती हैं। सो अब आप ये देखिए कि अगर हम एक पहाड़ को देखते हैं, किसी एक पहाड़ को, तो उस पहाड़ के अंदर रॉक की डिफरेंट लेयर्स हैं। ये रॉक की लेयर्स कैसे बनती हैं, अब आइए मैं आपको ये बात बताता हूं कि रॉक लेयर्स ऑन अर्थ आर मेड व्हेन volcanic activity or slipping of tectonic plates happened। कहा यह जाता है साइंस के मुताबिक, ये जो है वो एक हाइपोथेसिस है कि जो रॉक लेयर्स होती हैं, रॉक लेयर्स मतलब एक्चुअली रॉक लेयर का मतलब क्या है, जरा यहां पर एक और बात लिख लीजिए। रॉक लेयर का मतलब है सॉइल की लेयर्स। जो सॉइल की लेयर्स हैं वो अर्थ पे कैसे बनी हैं, या वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। याद रखिए जब लावा ड्राई होता है ना, तो लावा ड्राई होकर किस में चेंज हो जाता है, रॉक में चेंज हो जाता है। सॉरी, इसको ठीक तरह लिखते हैं, लावा ड्राई होकर रॉक में चेंज हो जाता है। सो अब आइए वो क्या कह रहा है कि रॉक लेयर्स ऑन अर्थ आर मेड व्हेन वॉल्केनिक एक्टिविटी और स्लिपिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स हैपेंड। ये सारी रॉक लेयर्स कैसे बनी हैं, जिस जिस टाइम पर बहुत ह्यूज वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है, उस टाइम पर अर्थ के ऊपर एक लेयर बन गई है। इस डायग्राम की तरफ मैं दोबारा आता हूं। ये देखिए, ये एक और डायग्राम है। डू यू सी एविडेंस ऑफ इरोजन अर्थक्वेक अ रिवर। अब यहां पर आप देखिए, आपको ये अर्थ की डिफरेंट लेयर्स नजर आ रही हैं। ये लेयर्स कैसे बनी हैं, डिफरेंट अर्थक्वेक से, डिफरेंट वोल्केनिक एक्टिविटी से अर्थ की लेयर्स बन गई हैं। और ये जो लेयर्स हैं ये कब कब बनी हैं, ये देखिए, कैम्ब्रियन लेयर बनी 600 मिलियन ईयर्स पहले। अब आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक्चुअली किसके नाम हैं, ये एक्चुअली नाम हैं रॉक लेयर्स के। जिस जिस जमाने में जो जो रॉक लेयर बनी उसका नाम रखा गया। इसका मतलब है अगर कोई वॉल्केनो हमें मिलता है कैम्ब्रियन पीरियड में, यानी 600 मिलियन ईयर्स अगो, तो उस वॉल्केनो की डेटिंग करेंगे हम, ठीक है। हमें पता लग जाएगा अगर वो कैम्ब्रियन पीरियड का वॉल्केनो है तो उसको इसमें शामिल कर दिया जाएगा, अगर वो डिवोनियन पीरियड का वॉल्केनो की रॉक लेयर है तो उसको इसमें शामिल कर दिया जाएगा। अब आइए, बात बड़ी खुश सी हो गई है, इन दोनों बातों को मिक्स करते हैं। मिक्स इस तरह करते हैं कि फर्ज करें कि एक तरफ आपको मिला एक फॉसिल। जी, आपने, आप में से अभी किसी ने कार्बन डेटिंग का नाम लिया था, ठीक है। इस फॉसिल की आपने की कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से आपको पता लगा कि फलां फॉसिल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है 500 मिलियन साल पहले। अब इसका क्या मतलब है, वो कौन से टाइम पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा था। जी देखें टेबल में, टेबल में देखें। अगर मुझे फॉसिल 500 मिलियन साल, मुझे फॉसिल की डेटिंग से पता लगा है कि वो 500 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था, तो इसका क्या मतलब है कि वो कौन सी रॉक लेयर के जमाने में एग्जिस्ट कर रहा था, ऑर्डोविशियन। वेल डन। इसका मतलब क्या हुआ, अब बात को कंक्लूड करते हैं। आइए जरा, वी कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ रॉक्स एंड फॉसिल्स टू मेक ए जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हम क्या करते हैं, मिलने वाले फॉसिल की भी डेटिंग करते हैं, और जिस रॉक के नीचे से वो फॉसिल मिला है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि रॉक की लेयर के नीचे, यानी सॉइल की लेयर के नीचे फॉसिल मिलते हैं ना। क्यों भाई, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि सॉइल के नीचे फॉसिल जो हैं वो बनते हैं। अब अगर सॉइल के नीचे फॉसिल बनते हैं तो इसका क्या मतलब है, मैं डेटिंग करूंगा फॉसिल की, फॉसिल को जो है वो कार्बन डेटिंग से पता लगाऊंगा उसका टाइम कितना है, और उसको उसी वाले टाइम पीरियड में ले जाकर रख दूंगा जिस टाइम पीरियड से उसका टाइम मिलता होगा। तो 500 मिलियन किससे मिल रहा है, रॉक लेयर ऑफ ऑर्डोविशियन से मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म मुझे मिला, फॉर एग्जांपल यहां से देख लेते हैं, अगर मुझे एक इंसेक्ट मिला 500 मिलियन साल पुराना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो इंसेक्ट किस टाइम में एग्जिस्ट कर रहा था, वो इंसेक्ट ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा था। दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस होल टेबल। अब आइए एक और बात है, मैं पहले आपसे सवाल ले लेता हूं। जी बेटा, कुछ सवाल।
जल्दी से कोई सवाल करें या कोई चीज रिपीट करवानी है तो वो भी बता दें। अच्छा, अब देखिए, अब अगली बात आ जाती है। फर्ज करें जैसे आप लोगों ने आइस एज देखी, आइस एज देखी है? क्या हो गया भाई, किधर घूम गए हो? आइस एज देखी है ना? आइस एज में आपको अच्छी तरह के पता होगा, एक मैमथ होता है जिसका नाम होता है मैनफ्रेड, जिसको वो स्लॉथ के क्या कह के बुलाता है, मैनी, ऐसा ही है। उसमें जो मैमथ है वो कहाँ से मिला है? वो हमें मिला है फॉसिल की फॉर्म में, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को आपके इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा बताऊं, मैमथ फॉसिल, तो आप यहाँ पर गूगल में देख लें, ये देखें, ये वो फॉसिल्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है द लास्ट वूली मैमथ्स। ये एक आइस एज के टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, और याद रखिए आइस एज इज रियल, आइस एज वाकई ही में एग्जिस्ट करती है। जी बेटा, मैं मूवी की ही बात कर रहा हूँ, वो जो आइस एज वाली मूवी है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो जो आइस एज में आपको उन्होंने मैमथ दिखाया हुआ है, दैट मैमथ इज रियल और आइस एज इज रियल। आपको पता है ये जो आप लोगों को यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ ना, ये वाला टाइम पीरियड, तकरीबन क्वार्टरनरी टाइम पीरियड, इसमें आइस एज मौजूद थी, इसमें वाकई ही में आइस एज मौजूद थी, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो अब मुझे ये फॉसिल, फर्ज करें मुझे ये फॉसिल, आपको पता है ये मैमथ के फॉसिल कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिल सकते हैं वैसे मैमथ के फॉसिल, कोई आपको अंदाजा है? सुभान अल्लाह, म्यूजियम में कौन ला कर रखेगा? म्यूजियम में कहाँ से ला कर रखेंगे बेटा? हमें बर्फ के नीचे से मिलेंगे ये, ठीक है, हमें ये मैमथ के फॉसिल मिलेंगे बर्फ के नीचे से। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई मुझे एक फॉसिल रॉक लेयर के नीचे से नहीं मिल रहा बल्कि स्नो के नीचे से मिल रहा है, अब मुझे कैसे पता लगेगा? पहले तो मैंने कहा ना कि जिस रॉक लेयर के नीचे से मिल रहा है वो ऑर्गेनिज्म उसी रॉक के जमाने में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे एक मुझे मिला पर्मियन रॉक की जो लेयर थी जमीन के ऊपर, पर्मियन रॉक की लेयर, उसके नीचे से मुझे फॉसिल मिला। मैं कहता हूं जी ये किस जमाने में एग्जिस्ट कर रहा था? पर्मियन के जमाने में। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है वो मुझे रॉक के नीचे से मिल ही नहीं रहा, वो मुझे मिल ही स्नो के नीचे से रहा है। अब मैं कैसे अंदाजा लगाऊंगा? जी बच्चे, अब मैं कैसे अंदाजा लगाऊंगा कि उसका वो किस जमाने में एग्जिस्ट कर रहा था? ये मैं आपको बता चुका हूं, वैसे ये मैं आप सवाल रिपीट कर रहा हूं। हाँ, एक्चुअल आंसर ये है। देखिए, जिस जमाने में आइस एज आई होगी ये तो ऑब्वियस बात है कि हाँ ठीक है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस जमाने में आइस एज आई होगी वो उसी जमाने में मिला होगा। लेकिन असल बात ये है कि अगर मैंने इसको रखना है, इनमें से किसी पीरियड में प्रॉपरली रखना है, ठीक है, और फर्ज कर लें आइस एज इन दोनों पीरियड्स में थी, क्वार्टरनरी में भी थी, टर्शरी में भी थी, तो अब मैं एग्जैक्टली उसको किस में रखूंगा? जिससे उस फॉसिल की डेट मिल रही होगी, जिससे उस फॉसिल की डेट मिल रही होगी, मैं इसको इस टेबल में उसी जगह रखूंगा, ठीक है। तो फॉसिलाइजेशन कैसे होती है ये समझना बड़ा जरूरी है। फिर इसी तरीके से अब जरा मुझे एक और बात का जवाब दें, और वो क्या है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बच्चे, आप लोगों को यहां तक तो बड़ा प्रॉपर टाइम पीरियड मिल रहा है, लेकिन उसके नीचे आपको कोई फॉसिल नजर नहीं आ रहा प्रॉपर, क्यों भला? यहां तो बड़े फॉसिल हैं, इससे ऊपर ऊपर तो फॉसिल्स की भरमार हुई हुई है, लेकिन यहां नीचे फॉसिल कोई नहीं है। वाई? पंजाब वाले जी मेडिसोलर होते हैं, और कुछ? हाँ, असल बात यह है, याद रखिए बच्चे कि जिस ऑर्गेनिज्म में डिकम्पोजिशन हो जाए, जिस ऑर्गेनिज्म में हार्ड पार्ट्स ना हो, उसका फॉसिल बनना मुश्किल होता है। दिस इज द पॉइंट। अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसमें हार्ड पार्ट्स मौजूद हैं,
तो इसका मतलब ये है कि उसका फॉसिल बन सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर जितने ऑर्गेनिज्म मिले हैं ना, फिश, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, ट्रीज, ये रेप्टाइल, मैमल्स, बर्ड्स, याद रखिए सबसे ज्यादा डाटा उन ऑर्गेनिजम्स का मौजूद है जिन ऑर्गेनिजम्स के हार्ड पार्ट्स बन गए। जिन ऑर्गेनिजम्स के हार्ड पार्ट्स नहीं बने उन ऑर्गेनिजम्स का डाटा अवेलेबल नहीं है। लिहाजा आपको प्रोटेरोजोइक इरा के जो है ना ऑर्गेनिज्म, जो फॉसिल हैं, वो कम मिल रहे हैं, और उससे ज्यादा पेलियोजोइक इरा जो है, यानी ये वाला कौन सा, ये वाला इरा जो है, ये इसके फॉसिल आपको ज्यादा मिल रहे हैं, इसके आपको कम मिल रहे हैं। क्या वजह है? हार्ड पार्ट्स नहीं। तो ये वजह है कि हमें बहुत से फॉसिल नहीं मिलते। ठीक है, और इसी वजह से आपने एक अगला आर्टिकल पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे तरीके से याद भी होगा। अगला आर्टिकल कौन सा है? फाइलेटिक लाइनेज। फाइलेटिक लाइनेज क्या करती है? फाइलेटिक लाइनेज जो है वो एक शजरा नसब होता है। हम ऑर्गेनिज्म को एंसेस्टर से लेकर और डिसेंडेंट तक की लाइन में डिवाइड करते हैं। ऐसा ही है, एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक की लाइन में डिवाइड करते हैं कि एक एंसेस्टर है, उससे कितने डिसेंडेंट निकले, उससे कितनी शाखें निकली। ठीक है, ये तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं ये इसके एंसेस्टर हैं और डिसेंडेंट है। इस एंसेस्टर के ये सारे डिसेंडेंट है। अब ये पूरा जो क्या है, ये क्या कहलाएगा? ये सारा का सारा कहलाएगा फाइलेटिक लाइनेज। प्रॉब्लम ये है कि इसमें से बहुत से लिंक्स मिसिंग हैं। क्यों? फर्ज करें कि ये वाला जो है ना डिसेंडेंट, ये है ह्यूमन, ये ह्यूमन है। अब ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी ये है कि ह्यूमन के दरमियान में यहां पर लिंक्स तो मौजूद हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनको हम कहते हैं मिसिंग लिंक, यानी वो हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में रुकावट क्यों है? क्योंकि हम अभी तक उनको तलाश नहीं कर सके, लिहाजा उनको कहा जाता है मिसिंग लिंक्स कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का शजरा नसब तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसके वो मिसिंग लिंक्स ना मिल जाएं। और उन मिसिंग लिंक्स की वजह क्या हो सकती है? जो अभी इसने कहा कि इस दौरान अगर डिकम्पोजिशन हो जाती है तो फिर उस ऑर्गेनिज्म का फॉसिल खराब हो जाएगा और हम उस ऑर्गेनिज्म की फाइलेटिक लाइनेज नहीं बना सकेंगे। ठीक है, इसी वजह से यहां एक और सेंटेंस लिखा हुआ, जरा और कीजिएगा फाइलेटिक लाइनेज में। वो कहता है, इफ वी हैड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, every lineage would extend back in time to the common origin of all early life। यानी ऐसा हो सकता था हम तमाम लाइफ का ओरिजिन मिलाकर एक जगह इकट्ठा कर देते, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? we lacked that record because many soft bodied organisms of the past had not left their preserved record as fossil। अब जो है वो बहुत से सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स का डाटा है ही नहीं, फॉसिल खराब हो गए, सब कुछ तबाह हो गया, फॉसिल्स वगैरह तबाह हो चुके हैं। इसका मतलब है अब हमारे पास डाटा नहीं है। सो याद रखिए फाइलेटिक लिनिएजेस भी इनकम्प्लीट हैं और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी इनकम्प्लीट है। और इससे पहले फॉसिल ना बनने की वजह भी यही है कि हार्ड पार्ट्स उन ऑर्गेनिजम्स में मौजूद नहीं थे। उससे ऊपर जो हमें हार्ड पार्ट्स मिल गए वो वाले सारे फॉसिल हमारे पास मौजूद हैं। अब आखिरी बात सुन लीजिए, जहां से कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म का कोई ये स्टार्ट हो रहा है ना, इसका मतलब है वहां उसका क्या हुआ था? वहां उसका ओरिजिन हुआ था, वहां से उस ऑर्गेनिज्म, यानी बर्ड्स का ओरिजिन यहां से हुआ था, यहां से बर्ड आना शुरू हुए, बर्ड्स की एवोल्यूशन स्टार्ट हुई। और जिस ऑर्गेनिज्म का ये जो बैलून है, ये जिस इरा में जितना फूला हुआ होगा, इसका क्या मतलब है? वो ऑर्गेनिज्म उस इरा में, उस पीरियड में सबसे ज्यादा मौजूद थे। तो अब आप देख लीजिए, आपको डायनासोर यानी रेप्टाइल सबसे ज्यादा किस इरा में नजर आ रहे हैं? जुरासिक में। जुरासिक पीरियड में आपको सबसे ज्यादा डायनासोर नजर आ रहे हैं। इसके और क्यों, क्या वजह है? क्योंकि इनका जो बैलून है, इस डायग्राम में इनका जो बैलून है वो सबसे ज्यादा वाइड है। इसका मतलब ये है कि इस पीरियड में, जुरासिक पीरियड में, यानी जुरासिक पीरियड का इरा कौन सा है? मीसोजोइक इरा। ठीक है, इस मीसोजोइक इरा में सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स एग्जिस्ट करते थे, बहुत ज्यादा फैले, और फिर एक जमाना आया, अब आप ये देख लीजिए, एकदम इनका बैलून सुकड़ गया,
वो जो एक सुना था कि कोई शाब साकिब गिरा और तमाम डायनासोर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, वो इसी वजह से इनका जो बैलून था वो एक ज़माने में फुल पीक पे आकर एकदम जो है वो पॉपुलेशन जितनी श्रिंक होगी उतना वो बैलून सुकड़ जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, इसको इन्होंने क्या कहा हुआ है, ये देखें, जुरैसिक पीरियड को इन्होंने कहा हुआ है एज ऑफ रेप्टाइल्स। मीसोजोइक इरा को, पूरे मीसोजोइक इरा को उन्होंने नाम दिया हुआ है एज ऑफ रेप्टाइल्स। लेकिन यहां आके उन रेप्टाइल्स के ऊपर ऐसा जमाना आया कि उनकी पॉपुलेशन बेहद सुकड़ गई और वो सारे के सारे जो हैं वो डेड हो गए। तो ये है फाइलेटिक लिनिएज और लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। ठीक हो गया जी।